आज का दिन उस संघर्ष, संकल्प और साहस को नमन करने का है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। आज हम बात करेंगे बहुजन चेतना की उस ऐतिहासिक यात्रा की जो मान्यवर कांशीराम के विचारों से शुरू होकर बहन जी मायावती के नेतृत्व तक पहुंची। ये केवल एक राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई है। ये उस समुदाय की कहानी है जिसने सदियों तक अन्याय सहा, लेकिन अपने हौसले और एकजुटता के बल पर इतिहास रच दिया। मान्यवर कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम कांशीराम था, लेकिन बाद में वे मान्यवर कांशीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता हरिसिंह एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन कांशीराम में बचपन से ही कुछ अलग बात थी। वे पढ़ाई में तेज थे और समाज की समस्याओं को गहराई से समझते थे। शुरुआत में वे एक सरकारी कर्मचारी थे। 1958 में उन्होंने पूना में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। यहीं उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि कैसे ऑफिस में भी जातिगत भेदभाव होता है, कैसे योग्य होने के बावजूद भी दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होता है। ये अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। एक घटना ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। ऑफिस में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी के मुद्दे पर विवाद हुआ। कुछ अपर कास्ट के कोलीग्स ने इसका विरोध किया। इस घटना ने कांशीराम को गहरे तक हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि जिस समाज की संख्या अधिक है, उसकी सत्ता में भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही विचार बना उनकी राजनीतिक यात्रा का आधार। कांशीराम जी ने समझा कि केवल आरक्षण या सामाजिक सुधार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का गहन अध्ययन किया। अंबेडकर साहब का यह कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कांशीराम जी ने इसी मंत्र को अपनाया और कहा कि बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति हासिल करनी होगी। उनका मानना था कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक सच्चा न्याय नहीं मिल सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन इस मिशन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से समाज सेवा में जुट गए। यह आसान फैसला नहीं था, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ना, और वो भी तब जब कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी। लेकिन कांशीराम जी का जुनून इतना प्रबल था कि उन्होंने ये जोखिम उठाया। सबसे पहले उन्होंने 1973 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। यह संगठन दलित और पिछड़े समुदायों के कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम करता था। DS4 का मुख्य उद्देश्य था सरकारी नौकरियों में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने हजारों कर्मचारियों को जोड़ा और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। फिर 1978 में BAMCEF यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाया। यह संगठन शिक्षित बहुजन समुदाय को एकजुट करने का काम करता था। BAMCEF का कॉन्सेप्ट बहुत इनोवेटिव था। कांशीराम जी समझ गए थे कि अगर एजुकेटेड क्लास को जगाया जा सके तो वे अपने कम्युनिटीज में जाके अवेयरनेस फैला सकते हैं। कांशीराम जी की रणनीति बहुत स्पष्ट और साइंटिफिक थी। वे जानते थे कि पहले शिक्षित तबके को जगाना होगा, फिर उनके माध्यम से पूरे समुदाय तक पहुंचना होगा। उन्होंने ये भी समझा था कि केवल इमोशनल अपील से काम नहीं चलेगा, लोगों को प्रैक्टिकल बेनिफिट्स दिखाने होंगे। BAMCEF के जरिए उन्होंने हजारों शिक्षित युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बहुजन चेतना का प्रसार करते थे। BAMCEF की मीटिंग्स में कांशीराम जी अपने विचार रखते थे। वे कहते थे कि हमारा समुदाय संख्या में सबसे ज्यादा है, लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नगण्य है। यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं करते। उनके भाषणों में एक अलग ही जादू था। वे स्टैटिस्टिक्स के साथ अपनी बात रखते थे। वे बताते थे कि कैसे 85% आबादी होने के बावजूद भी बहुजन समुदाय का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15% है। लेकिन कांशीराम जी का असली सपना था एक राजनीतिक पार्टी बनाना। DS4 और BAMCEF तो तैयारी के चरण थे। उन्होंने कहा था कि पहले हम कैडर तैयार करेंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। यह दिन बहुजन राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर था। पार्टी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। BSP की स्थापना के समय कांशीराम जी ने एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच अपनाया था। उन्होंने कहा था कि हम पहला इलेक्शन हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा नोटिस्ड होने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। यह स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रैक्टिकल थी। वे जानते थे कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, धैर्य और परसिस्टेंस की जरूरत होती है।
इसी दौरान कांशीराम जी की नजर पड़ी एक युवा महिला पर जो दिल्ली में बीएड कर रही थी और टीचर बनना चाहती थी। उसका नाम था मायावती। जन्म से कुमारी मायावती, जो आगे चलकर बहन जी के नाम से पूरे देश में जानी गई। उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बदालपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। मायावती के पिता प्रभुदयाल डाकघर में काम करते थे। माता रामरती गृहिणी थीं। घर में कुल 9 भाई बहन थे और मायावती सबसे छोटी थीं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका जुनून था। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थीं। उनके टीचर्स भी उनकी इंटेलिजेंस से इंप्रेस थे। मायावती ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गांव के ही स्कूल में पूरी की। फिर हायर सेकेंडरी के लिए नजदीक के शहर गईं। उन्होंने मेरठ से बीए किया, फिर दिल्ली आकर बीएड की पढ़ाई शुरू की। उनका सपना था एक अच्छी टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन किस्मत ने उन्हें देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक प्रयोगशाला बहुजन आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया। दिल्ली में रहते हुए मायावती का संपर्क BAMCEF के कार्यकर्ताओं से हुआ। वे कांशीराम जी के भाषण सुनने जाने लगीं। शुरुआत में वे सिर्फ एक ऑब्जर्वर थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी। कांशीराम जी ने मायावती में वो नेतृत्व क्षमता देखी जिसकी उन्हें तलाश थी। उनमें निडरता थी, दृढ़ता थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपने समुदाय के दुख दर्द को समझती थीं। कांशीराम जी ने मायावती को गहराई से ऑब्जर्व किया। वे देख रहे थे कि ये लड़की अलग है। जब भी कोई डिस्कशन होती, मायावती के सवाल बहुत थॉटफुल होते थे। वे केवल इमोशनल नहीं होती, बल्कि लॉजिकल भी थीं। कांशीराम जी को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो इस मूवमेंट को आगे ले जा सकता है। कांशीराम जी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में मायावती झिझकीं। उन्होंने कहा कि वे तो टीचर बनना चाहती हैं, राजनीति उनके प्लान्स में नहीं थी। लेकिन कांशीराम जी ने उन्हें समझाया कि टीचिंग से तो आप कुछ बच्चों की जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन राजनीति से करोड़ों लोगों की तकदीर बदल सकती हैं। जब मायावती ने समाज की स्थिति को गहराई से समझा, तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कम्युनिटी के लोग हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। एजुकेशन में, जॉब्स में, बिजनेस में, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने महसूस किया कि अगर पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद मायावती इस आंदोलन का चेहरा बनी। कांशीराम जी ने उन्हें अपना पॉलिटिकल हेयर बनाया, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कई तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। संसद में अपमान, सड़क से सदन तक संघर्ष और सत्ता प्रतिष्ठानों से टकराव, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। राजनीति में महिलाओं के लिए जगह बनाना वैसे भी मुश्किल था और दलित महिला के लिए तो ये और भी कठिन था। मायावती को न केवल जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, बल्कि लिंग आधारित भेदभाव भी झेलना पड़ा। उन्हें कई बार धमकियां मिली, उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। कभी कहा जाता कि महिला होकर इतनी अग्रेसिव कैसे हो सकती हैं, कभी कहा जाता कि दलित होकर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, लेकिन वे अपने रास्ते से नहीं हटे। मायावती के शुरुआती पॉलिटिकल करियर में एक इंसिडेंट बहुत फेमस है। पार्लियामेंट में एक बार उन पर फिजिकल अटैक हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर हमले से डर जाएंगे तो हमारा कम्युनिटी हमेशा के लिए दब जाएगा। उनकी दृढ़ता और कांशीराम जी का साथ उन्हें आगे बढ़ाता रहा। 1989 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि शुरुआती नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं थे, लेकिन पार्टी ने अपनी जमीन तैयार कर ली थी। मायावती ने उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर बहुजन समुदाय को जगाने का काम किया। उनके भाषणों में वो ताकत थी जो लोगों के दिलों को छूती थी। वे अपने स्पीचेस में कहती कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है। हमारे हाथों से बने हैं ये महल, ये सड़कें, ये पुल, लेकिन जब बात सत्ता में भागीदारी की आती है तो हमें किनारे कर दिया जाता है। ये अन्याय है और इसे बदलना होगा। 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। पार्टी को 67 सीटें मिली। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे साबित हुआ कि बहुजन राजनीति अब एक ताकत बन चुकी है। मायावती ने विपक्ष की भूमिका में रहकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने असेंबली में बहुत ही इफेक्टिव ऑपोजिशन किया। लेकिन असली मोड़ आया 1995 में। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
कांग्रेस को केवल 91 सीटें मिली थीं, बीजेपी को 177 और बीएसपी को 67। इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका निर्णायक बन गई। ये एक क्रूशियल मोमेंट था जब मायावती को एक बड़ा फैसला लेना था। मायावती ने राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यह फैसला बहुत विवादास्पद था। कई लोगों ने कहा कि यह आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन मायावती का मकसद साफ था, बहुजन समुदाय को सत्ता का स्वाद चखाना। वे जानती थीं कि अगर एक बार पावर में आ जाए तो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कॉन्क्रीट काम कर सकती हैं। 3 जून 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये बहुजन समाज के आत्मसम्मान की जीत थी। पहली बार किसी दलित महिला ने देश के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली थी। ये ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। उस दिन जब मायावती ने शपथ ली तो पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी थीं। ये मोमेंट सिर्फ यूपी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए इंस्पिरेशनल था। लाखों लोगों ने टीवी पर यह सेरेमनी देखी और अपनी आंखों में आंसू लिए गर्व महसूस किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उनकी सरकार का पहला फोकस था कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में उस समय अपराध का बोलबाला था। कई जिलों में माफिया का राज था। दलितों पर अत्याचार आम बात थी। मायावती ने सख्त कदम उठाए और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी जाति या धर्म देखकर कोई भेदभाव नहीं करना है। कानून सबके लिए समान है। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को क्लियर मैसेज दिया कि अगर कोई भी दलित पर अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले अक्सर ऐसे केसेस में पुलिस की रिस्पॉन्स स्लो होती थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई थी। मायावती के टेन्योर में कई हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए। उनकी सरकार की दूसरी प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय। दलित और पिछड़े समुदायों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सही इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया। पहले अक्सर होता था कि रिजर्व्ड पोस्ट्स खाली रह जाती थीं या फिर किसी तरह से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एडजस्ट कर दिया जाता था। मायावती ने इस प्रैक्टिस को पूरी तरह बंद कराया। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया। दलित स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स शुरू की। कई नए स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। उन्होंने ये इंश्योर किया कि रूरल एरियाज के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई इनिशिएटिव्स ली। गांव में नए हेल्थ सेंटर्स खोले गए। मैटरनल हेल्थ पर विशेष फोकस था। उन्होंने देखा था कि दलित महिलाओं को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलती थी। मायावती की सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण काम था ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को सम्मान देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत रविदास जैसे महापुरुषों के नाम पर पार्क, स्मारक और संस्थानों का नाम रखा गया। ये सिर्फ स्मारक नहीं थे, ये इतिहास की उस आवाज के प्रतीक थे जिसे सदियों तक दबाया गया। इन मेमोरियल्स का एक डीपर सिग्निफिकेंस था। सेंचुरीज तक इन ग्रेट पर्सनालिटीज को मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। टेक्स्ट बुक्स में इनका मेंशन तक नहीं था। मायावती ने इन हीरोज को उनकी राइटफुल प्लेस दिलाई। हालांकि मायावती की पहली सरकार केवल 4 महीने चली, लेकिन इस छोटी अवधि में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साबित कर दिया कि बहुजन समुदाय न केवल वोट देने की क्षमता रखता है, बल्कि शासन करने की भी क्षमता रखता है। इन 4 महीनों में जो काम हुए वे सिंबॉलिक थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मायावती ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 1997 में फिर से, 2000 और 2002 में भी, लेकिन 2007 से 2012 तक उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। इस टेन्योर में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, जो उस समय का एक मेजर प्रोजेक्ट था। कई औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत हुई। आईटी सेक्टर को प्रमोट किया गया। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कई स्कीम्स लॉन्च की। किसानों के लिए लोन वेवर की घोषणा की। इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव की। रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेहतर की। लेकिन मायावती की सबसे बड़ी उपलब्धि थी समाज में आत्मविश्वास जगाना। उन्होंने दलित और पिछड़े समुदायों को यह एहसास दिलाया कि वे भी इस देश के बराबर के नागरिक हैं। उनके पास भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जो किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
मायावती के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने जाति के आधार पर राजनीति करने के बजाय सर्वजन हिताय की नीति अपनाई। उनकी सरकारों में सभी जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण था। उन्होंने दिखाया कि दलित लीडरशिप भी इंक्लूसिव हो सकती है। उनके गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उनके टेन्योर में क्राइम रेट में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया, राइट्स कम हुए, करप्शन में कमी आई। ये सब डेटा से प्रूव होता है। आज भी मायावती बहुजन समाज की आवाज हैं। वे लगातार सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ रही हैं। उनका संदेश आज भी वही है जो कांसीराम जी का था। संगठित रहो, शिक्षित बनो और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करो। ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। मायावती ने साबित किया है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का खेल नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का माध्यम है। उन्होंने दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। उनकी जर्नी एक ऑर्डिनरी गर्ल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनने की कहानी है। आज जब हम मायावती के जीवन संघर्ष को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, ये पूरे बहुजन समुदाय के आत्मसम्मान और गौरव की कहानी है। उन्होंने उन लाखों लोगों को आवाज दी जो सदियों से मौन थे। मायावती का योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, उन्होंने समाज में एक नई चेतना जगाई है। आज दलित और पिछड़े समुदाय के युवा अपने सपनों को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं। वे सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, आर्ट्स में आते हैं। ये सब मायावती के संघर्ष का ही परिणाम है। कांशीराम जी और मायावती की ये यात्रा हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। जरूरत है तो केवल दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की। उन्होंने दिखाया है कि अगर समुदाय संगठित हो जाए तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि यहां हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आज भी मायावती का संघर्ष जारी है। वे बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। उनका मानना है कि अभी भी बहुत काम बाकी है। सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई है। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में अभी भी इनइक्वालिटी है। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी आज भी उसी मिशन पर काम कर रही है जिसकी शुरुआत कांशीराम जी ने की थी। पार्टी का लक्ष्य है कि बहुजन समुदाय को राजनीति, शिक्षा, व्यापार और हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू है। आज जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कांशीराम जी और मायावती ने भारतीय राजनीति में एक क्रांति ला दी है। उन्होंने साबित किया है कि लोकतंत्र में हर समुदाय का अधिकार है कि वो सत्ता में भागीदार बने। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था। मायावती की कहानी प्रेरणा देती है कि कैसे एक साधारण परिवार की लड़की अपनी मेहनत और दृढ़ता से इतिहास रच सकती है। उन्होंने न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि करोड़ों लोगों के लिए नई उम्मीद जगाई। उनकी सक्सेस स्टोरी मिलियंस के लिए मोटिवेशन है। आज भी जब कोई दलित या पिछड़े समुदाय का युवा बड़े सपने देखता है तो मायावती का उदाहरण उसे प्रेरणा देता है। यह बताता है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। ग्लास सीलिंग को तोड़ा जा सकता है, बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है। आज जब हम मायावती के जन्मदिन को मनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक विचार को, एक आंदोलन को और एक सपने को सलाम करते हैं। यह सपना है एक ऐसे समाज का जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जहां हर व्यक्ति को अपनी मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। मायावती आज भी उसी जुनून के साथ काम कर रही हैं। वे जानती हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वे एक पूरे समुदाय की आशाओं और सपनों की संरक्षक हैं। ये जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। कांशीराम जी और मायावती की ये विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बदलाव संभव है। ये मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की सच्ची ताकत तब दिखती है जब समाज का हर तबका अपनी आवाज उठा सकता है। मायावती ने इसी लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत बनाने का काम किया है। उन्होंने प्रूव किया है कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है। उनकी लेगेसी यह है कि आज भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मायावती और कांशीराम जी के स्ट्रगल का रिजल्ट है।
उन्होंने जो फाउंडेशन रखी है उस पर आने वाली जनरेशन्स अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगी।